नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। यूं तो ये डायलॉग किसी मुंबईया हिंदी फिल्मों जैसा है, लेकिन मौजूदा राजनीति में इस डायलॉग को पॉपुलर करने का श्रेय महाराष्ट्र के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को जाता है। हम आपको बता दें पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। बुधवार रात को जब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया तो फडणवीस का ये पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दूरी बनकर लौट आए हैं। विरोधियों को चारों खाने चित कर खुद को ज्यादा मजबूत कर चर्चा में है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। 1 जुलाई को उनकी फिर से ताजपोशी हो सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। साल 2019 में बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए शिवसेना कांग्रेस एनसीपी में वैचारिक विरोधी होते हुए महाविकास अघाड़ी के रूप में सियासी प्रयोग किया गया था। उद्धव ठाकरे के सिर सीएम का ताज सजा था, लेकिन 31 महीने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2.5 साल चली महाविकास अघाड़ी सरकार के सियासी प्रोग्राम में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सियासी तौर पर क्या खोया और क्या पाया। आपको बता दें कि साल 2019 में विधायक चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने को लेकर शिवसेना और बीजेपी की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई थी और शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। विचारधारा के 2 विपरीत छोर पर खड़ी हुई पार्टी सियासी मजबूरियों की वजह से साथ आई और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बन गया। वहीं उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र की राजनीति की ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि ठाकरे परिवार से संवैधानिक पद पर बैठने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए 2.5 साल पूरे किए, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों की बगावत में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया। ऐसे में शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस और एनसीपी को भी सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र ही एक बड़ा राज्य है जहां सत्ता में कांग्रेस शामिल थी। महाविकास अघाड़ी के सत्ता से हटने से कांग्रेस फाइनेंशियल पावर हाउस कहे जाने वाले राज्य से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल खो दी है। सत्ता से बाहर होने के बाद कमजोर केंद्रीय नेतृत्व के चलते राजनीतिक रूप से कमजोर दिखने वाली कांग्रेस और भी खराब स्थिति में पहुंच सकती है। कांग्रेस पार्टी कभी पूरे देश में एक छत्र राज करती थी। 2014 के बाद से उसी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। 2022 में कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी फिसल गया। अब पार्टी की सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बची है, तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने से कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला गया। तमिलनाडु और झारखंड में वो सहयोगी है और ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। कांग्रेस ने अपना सत्ता वाला एक राज्य और गंवा दिया है। बहरहाल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर सक्सेसफुल रहा है। बीजेपी ने शिवसेना को ऐसी पटखनी दी है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा। मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई चिंता दुख नहीं है। मैं जो करता हूं शिव सैनिक, मराठी और हिंदुत्व के लिए करता हूं। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अब से शिवसेना भवन में बैठूंगा। ये किसने कहा और क्यों कहा, हम बताते हैं आपको पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। साल 2019 के बाद महाराष्ट्र के रूप में तीसरे राज्य में भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल रहा। हालांकि इस सूबे में पार्टी को इसके लिए करीब 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की असफलता के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना में असंतोष भड़कने का इंतजार किया गया। शिवसेना ने 2/3 से अधिक विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। मुश्किल तब और बढ़ गई जब सियासी जोर आजमाइश के बीच महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने वाली छोटे दलों और निर्दलों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। संख्या बल की दृष्टि से भाजपा अपने और निर्दलीय छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। सरकार बचाने के लिए शिवसेना ने अंत समय तक बगावती गुट में फूट डालने की कोशिश की। शिवसेना के 29 विधायकों ने बगावत की थी, मगर फूट डालने के लिए इनमें से महज 16 विधायकों को नोटिस भेजा गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इससे उलट अघाड़ी सरकार को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने भी उनसे किनारा कर लिया। शिवसेना सरकार बनने की स्थिति में नहीं थी। उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। साल 2019 में अजीत पवार के जरिए एनसीपी में फूट डालकर सरकार बनाने और बाद में पीछे हटने पर मजबूर हुई भाजपा ने राज्य में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। एक तरफ सरकारी जांच एजेंसियों ने अवैध कमाई करने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर असहज किया। लगातार कोशिश की गई कि शिवसेना के अंत विरोध पैदा हो सके। महाराष्ट्र में 10 दिन से जारी सियासी संग्राम के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने प्रभु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि बहुमत परीक्षण बागी सदस्यों की अयोग्यता प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा या स्पीकर की शक्तियों में दखल कैसे है। पीठ ने कहा कि हमारी समझ से लोकतंत्र के मसलों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, जिन्होंने पाला बदला है वो जनता की मर्जी नहीं है। यदि कल बहुमत परीक्षण नहीं होगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सिंघवी ने पीठ से कहा कि इफ सुपरसोनिक रफ्तार से फ्लोर टेस्ट कराने से घोड़ा टांगे के नीचे आ जाएगा। उन्होंने एनसीपी के 2 विधायकों के कोरोना संक्रमित होने का भी हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस के 2 विधायक विदेश में है। तर्क दिया, फ्लोर टेस्ट की अनुमति देने 10वीं अनुसूची को निरर्थक बनाना है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के वकील एकने कोल ने तर्क दिया कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता प्रक्रिया लंबित होना फ्लोर टेस्ट कराने से रोकने का आधार नहीं है। लोकतंत्र से सदन के अंदर ही बहुमत का हल होता है। कौल ने कहा कि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में निराश अल्पमत वाला घड़ा है और बदले माहौल में बहुमत परीक्षण की जरूरत है। इसलिए राज्यपाल ने अपने विवेक से फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किया। इसके बाद उद्धव ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा। मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई चिंता नहीं, दुख नहीं है। मैं जो करता हूँ शिव सैनिक, मराठी और हिंदुत्व के लिए ही करता हूँ। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं बृहस्पतिवार से शिवसेना भवन में बैठूंगा।
शिव सैनिकों से संवाद साधूंगा और एक नई शिवसेना तैयार करूंगा। शिवसेना ठाकरे परिवार की है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। कई शिव सैनिकों को नोटिस भेज दिया गया है। मेरी बागी विधायकों से अपील है कि वो जब भी मुंबई आए तो कोई उनके सामने न आए, वो सड़कों पर न उतरे। उद्धव ने शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। आगे कहा गया कि जिन्हें शिवसेना ने बड़ा बनाया, जिन चाय वाले रेहड़ी वाले को पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री बनाया, वो शिवसेना के उपकार को भूल गए और दगाबाजी कर गए। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने के बाद जो संभव था वो दिया, फिर भी वो नाराज हो गए। ये जो हुआ वो अनपेक्षित था। वहीं राजस्थान के उदयपुर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से टेलर की निर्मम हत्या की, उससे देश भर में आक्रोश है। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। इन सबके बीच इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर योगी मॉडल ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के इलाज के लिए योगी मॉडल सबसे बेस्ट है। योगी मॉडल के जरिए ही ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सकता है और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। अब इस मामले में क्या रुख लेगा योगी मॉडल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्यों हो रही है योगी मॉडल की इतनी चर्चा? इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से योगी सरकार ने गुंडे, बदमाशों और ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ जो कदम उठाया है, उसी का नतीजा है कि लोग उदयपुर की घटना के बाद योगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में यूपी के कई शहरों में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद जिस तरह से बुलडोजर की कार्यवाही हुई, वो एक नजीर बनी। विपक्षी दल और कई संगठन इस कार्यवाही का विरोध करते रहे, लेकिन सीएम योगी ने बिना किसी की परवाह किए साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सीएए को लेकर यूपी के कुछ शहरों में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से योगी सरकार ने वसूली की कार्यवाही की, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। 5 साल पहले तक जिस यूपी में सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, वैसे दंगों से यूपी अब लगभग मुक्त हो चुका है। बुलडोजर के डर से और पुलिसिया कार्यवाही से ऐसे दंगाई अब यूपी में दंगा करने की हिम्मत नहीं करते। योगी बार बार खुलकर बोल चुके हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार ऐसी कार्यवाही करेगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये योगी सरकार की हरकत का ही नतीजा है कि बीते 5 सालों में यूपी से संगठित अपराध की कमर टूट चुकी है। पिछले 5 सालों में यूपी में 2200 करोड़ से ज्यादा के अवैध कब्जों पर कार्यवाही हो चुकी है। हालांकि कई बार योगी सरकार पर विपक्षी दलों ने एक धर्म को टारगेट करने का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार की कार्यवाही जारी रही। आरोप प्रत्यारोपों से इतर देखा जाए तो इसके पिछले 5 सालों में चाहे सांप्रदायिक दंगे हो या फिर संगठित अपराध, उनमें यूपी में काफी कमी दिखाई दी है। यही वजह है कि उदयपुर की घटना के बाद योगी मॉडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। आपको बता दें कि उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इस दौरान शहर में कर्फ्यू के बाद उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी। लोगों ने हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए और पूरा शहर कन्हैया की हत्या के विरोध में बंद रहा। बता दें कि किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है और इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव घर ले जाया गया तो घर में कोहराम मच गया। बिलखती पत्नी ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो ये लोग कई लोगों को मार देंगे। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।